और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम SOPs, रूल्स या लॉज, इन चीज़ों को स्टडी क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्यों? ताकि हम उससे स्कीमेटिक जो बनाएं वो बहुत ही सिंपल स्कीमेटिक। जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आपने एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था, लेकिन आपने स्कीमेटिक भी डिज़ाइन करी, लेकिन उनका आंसर किस चीज़ के इक्वल आ रहा था, बी के इक्वल। मीन जब B 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उस पूरे एक्सप्रेशन को समराइज ऐसे करते थे कि उसका आंसर बी के इक्वलेंट हो गया। अगर आपको नहीं याद आ रहा था, मैं दोबारा से ट्रुथ टेबल इसका बना देता हूँ कि हमने कुछ ऐसा ट्रुथ टेबल बनाया था जिसकी लिहाज से फिर हमने स्कीमेटिक भी बनाई थी, जिसमें हमने अनीस और सलमान का एक एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास एक ट्रुथ टेबल था जिसकी लिहाज से आपने स्कीमेटिक बनाई थी। तो जब आपने स्कीमेटिक बनाई थी SOP के तहत, तो आपको उसमें 2 एंड गेट और एक और गेट रिक्वायर्ड था, 2 एंड गेट और एक और गेट, क्योंकि वही काम आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट वायर के तरीके से कर रहे हैं। तो हम इसलिए सिंप्लीफिकेशंस अचीव करना चाहते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस आ जाए, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो अब हमारे पास मुख्तलिफ एक्सप्रेशन जिनको सॉल्व करने के लिए आपने मुख्तलिफ मेथड यूज़ किए हुए हैं। उन मेथड्स को यूज़ करने के लिए आपके पास रूल्स, लॉज और वो हैं, लेकिन वो ऐसे एक्सप्रेशन में जो SOP या POS के नाम, किसके, SOP या POS के नाम। क्योंकि SOP और POS को सिंप्लीफाई करना मीन्स वो स्टैंडर्ड SOP और POS की बात कर रहा हूँ, अगर मैं POS की SOPs की बात कर रहा हूँ। तो हम जब इसे सिंप्लीफाई करना होता है SOP और POS को, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं करनॉफ मैप, ठीक है। करनॉफ मैप, और इसको अगर आप सिंप्लीफाइड में कहें तो इसे के मैप कहा जाता है। के मैप बेसिकली एक ट्रुथ टेबल की तरह से ही है। हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसकी मेथड की तरफ और उन चीज़ों की तरफ जाएंगे, लेकिन आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप लोगों को नंबर कोड मैंने बताया है, इसमें एक चीज़ थी ग्रे कोड, याद है किसी को? यस सर। जी, ग्रे जी कोड सर। क्या है? सर जिसमें 1 बिट का चेंज आता है। 1 बिट का चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र आ रही है, यस सर, बिल्कुल। ठीक है। 0 0 0 1 देन 1 1 देन 1 0, ठीक है। तो आपको एक चीज़ जो मोस्ट, तो ग्रे कोड की एक एप्लीकेशन जो आपको उस टाइम भी बताएगी, तो वो इस चीज़ के लिए है कि आपको एडजेसेंसी इन सिंगल वेरिएबल चेंज। एडजेंसी क्या है कि आपके पास आप सेल को उसी वक्त एडजेसेंट कह सकते हैं जब उसमें सिर्फ 1 बिट का चेंज आ रहा हो। जैसे 11 12 13 14 को आप एडजेसेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि 11 के बाद सिर्फ 1 बिट का चेंज है, आप 12 की तरफ जा रहे हैं और 13 की तरफ जा रहे हैं, बिट्स के लिहाज से जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन जब आप 0 1 से डायरेक्टली 1 0 पर चले जाते हैं तो 2 बिट्स चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें सर एडजेसेंट, आपकी माइक नॉइस आ रहा है सर। अब ठीक आ रहा है? यस सर, अब सही है। ओके। तो हमारे पास एडजेसेंट सेल्स हमें अचीव करने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने ग्रे कोड यूज़ किया, तो ये ग्रे कोड की एग्जांपल है। तो आपको जो चीज़ याद रखनी होगी वो ये रखना होगा कि जब भी के मैप में हम कोई नंबरिंग यूज़ करेंगे तो वो कौन सी नंबरिंग होगी? ग्रे कोड, ठीक है। तो हम जब भी के मैप में कोई कोडिंग यूज़ कर रहे होंगे तो वो ग्रे कोड होगा। तो ग्रे कोड थोड़ा सा मैं अभी इसको फर्दर आपके पास और एक्सप्लेन कर देता हूँ के मैप को, क्योंकि ये समझ में आना ज़्यादा बेहतर है। कितने वेरिएबल्स हैं? 3। 3 वेरिएबल्स, ठीक है। ये 3 वेरिएबल्स के लिहाज से इसको सेल को फिल किया गया है। हम पे देखेंगे कि हम कैसे फिल करते हैं, ठीक है। और ये कितने वेरिएबल्स हैं? 4 वेरिएबल्स, 4। ठीक है। तो इसका मतलब है ये 3 एक्सप्रेशंस के लिहाज से जो 3 वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन होगा उसके लिहाज से ये टेबल बनेगा, जो 3 के लिहाज से टेबल होगा उसके लिहाज से ये बनेगा, जो 4 के लिहाज से होगा उसके लिहाज से टेबल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फर्दर ब्रीफ करता हूँ अबाउट के मैप कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, लेट्स सपोज ए बी, तो आपको के मैप बनाना कैसे है? आपको ये चीज़ पता है कि कितनी टर्म्स बन सकती हैं अगर 2 वेरिएबल्स हैं? 4। 4। एक्सीलेंट। एक मिनट में इसे क्लियर कर दूं क्योंकि थोड़ा सा, तो आपके पास ए बी अगर वेरिएबल मीन 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके पास
जो वो बन सकती हैं टर्म्स वो 4 होंगी, ठीक है। ये आपने जो आंसर किया अभी अभी उसी के तहत, तो 4 मीन्स 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़े बॉक्सेस बना लेते हैं। अब लिखने का तरीका ये कि मैप कहा जा रहा है। मैप क्या चीज़ होती है? एक ग्राफ होता है, ये पता है आप लोगों को? मैप मीन्स ग्राफ। और ग्राफ के लिहाज से आपको एक्सेस देखने पड़ते हैं। एक्सेस पता है आपको? एक्सेस किसे कहते हैं? यस सर, एक्स डायरेक्शन एक्सिस एक्स क्या एंड है? वाई जेड एक्सिस। मीन्स इस डायरेक्शन में अगर आप देख रहे होंगे तो आप किस चीज़ को देख रहे होंगे, किस वेरिएबल को देख रहे होंगे जो एक्स चेंज हो रहा है, यस। जिस आप एक्सिस, फिर इसके लिहाज से आप वैल्यूज बताते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से आप कहते हैं अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे तो आप किस एक्सिस को देख रहे, किस वेरिएबल को देख रहे होंगे, जिसे आप वाई एक्सिस कहते हैं, और फिर आप यहाँ पे बताते हैं। फिर आप जब दोनों के लिहाज से देखते हैं तो आप एक पॉइंट पर मर्ज होते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट जिसे आप पॉइंट कहते हैं, पॉइंट असल में क्या है? इंटरसेक्शन है दो दो डिफरेंट एक्सिस की। तो इस एक्सिस में वैल्यू 1 आ रही है और इसमें भी वैल्यू 1 आ रही है, तो इस पॉइंट का नंबर होगा 1,1। ये एक नॉर्मल ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है। यही ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग सेम इम्प्लीमेंट होती है आपके के मैप में। हम के मैप में ये लाइन शो करते हैं। इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन से इस तरफ जो होगा एक वेरिएबल होंगे और इस तरफ दूसरे वेरिएबल होंगे। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 2। ट्रू। उससे बन रही थी 4 टर्म्स। मैक्सिमम जो टर्म्स बन सकती थी वो टर्म्स कितनी? 4 बन सकती थी। तो हमने 4 बॉक्स बना दिए। तो हमने यहाँ पे ए लिख देना है और यहाँ पे बी लिख देना है। आप हमेशा स्टार्ट यहाँ से करोगे ए से, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे होती है? क्योंकि इस तरफ आएंगे, ये फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट डिवीजन किस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा? 0 के। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 के। ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा? 0 के। और ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट होगा? 1 के। तो क्या बता सकते हैं इस बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? इन टर्म्स ऑफ ए बी बताना है आपने, ठीक है। 0 0 0। 0 0। तो हम लिख देते हैं 0 और 0। अगर आपकी टर्म एसओपी पर थी तो फिर आप ए बी की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे 0 0 को? मल्टीप्लाई करेंगे सर। 0 ए बार बी बार। नो, ए बी। अच्छा, ए बार बी बार, बिल्कुल ठीक है। 0 है। क्लियर? इसी तरह से इस सेल के बता सकते हैं क्या वैल्यू है? यहाँ से 0 आ रहा है और यहाँ 0 से 1। 1 आ रहा है। तो आपके पास इस सेल के मतलब लेबलिंग, इस सेल का जो लेबल है, इस पॉइंट का जो लेबल है वो 0 1 है और इसको लिखा जाएगा कैसे? ए बार बी। ए बी। बार भी। और इसी तरह से आपके पास इस सीक्वेंस को देखते हैं तो इस सेल का नंबर क्या होगा? 1 0। 1 0। 1 यहाँ से आ रहा है क्योंकि आप पहले ए को देखेंगे, मीन्स ये यहाँ से ए सेल आ रहा है और यहाँ से बी 0 आ रहा है, तो आपने ए और बी को लिख दिए, ठीक है। अगर मैं एरोज भी बना दूँ तो आपको याद रहे, और बी यहाँ से आया, ठीक है। और यहाँ पे ए, ये 0 यहाँ से आ रहा था और ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास 1 0 और इसको हम लिखेंगे कैसे? ए बी ए बार। बार भी। ए बी बार। हम एस ओ पीज की यस बात सर। करें। और ये फाइनली क्या होगा? एक यहाँ से 1 आ रहा होगा 1 1। और यहाँ से 1 होगा, और इसे हम क्या लिखेंगे? ए बी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के लिहाज से ये चीज़ें, ठीक है। तो अब फिल कैसे किया जाता है? फिल ऐसे नहीं किया जाता। ये जो मैंने रेड लिखे हैं, ये रेड सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आए कि ये एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पर है। हम दोबारा से अपने पिछले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं जिसमें अनीस और सलमान इन्वॉल्व थे, जिसमें अनीस के बगैर सलमान इंटर नहीं हो सकते हैं किसी भी लैपटॉप में, सिस्टम में। तो उसी हम ट्रुथ टेबल को यहाँ पे लिखते हैं। बता सकते हैं इसकी आउटपुट क्या थी? 1 1 और यहाँ पे 0 0। तो हम एस ओ पीज को सॉल्व कर रहे हैं, सही है। तो एस ओ पीज के लिहाज से एक्सप्रेशन बता सकते हैं? यस सर। जी। ए बार ए बार, ए डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार। ए बार बी आ रहा है शायद, प्लस सर ये ए 0 बी। 0 क्यों पूछ रहे हो ना? मैंने एस ओ पी पूछा है, मैं कभी 0 0 नहीं बताऊंगा। 1 1 अच्छा, मतलब। आप एसओपी पूछ रहे हो सर, मैं इसकी हाँ, एसओपी बता मैं रहा हूँ 0 0 सिर्फ की।
नहीं, 0 0 की तो आप बता ही नहीं सकते, मैं ट्रुथ टेबल के लिहाज से पूछ रहा हूँ, तो आपको सिर्फ ये दो वेरिएबल याद रखने हैं बस, यस सर, जिनका आंसर 1 1 आ रहा है। तो यही एक्सप्रेशन है ए बार बी प्लस ए बी। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ए बार को हम लिख देते हैं, अगर आप वैल्यूज की टर्म में 1 0 की टर्म में मुझे बता दें। ये होगा 0, ये 0 होगा 1 1 और ये होगा 1 1। एंड 1 1। तो 0 1 कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पे। तो आपकी इस टर्म का आंसर क्या होता है? 1। ऐसे ही। तो आप यहाँ पर ये रेड चीज़ें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, आपको पता चला कौन सी टर्म है 0 1 और इसका आंसर क्या होगा 1। तो आप टेबल को ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सी टर्म है ए बी, तो आप इस तरह से सम करते हैं। तो आपने सिर्फ ये दो 1 1 लिखेंगे। ठीक है, तो के मैप को आपने फिल किस तरह से करना है, ये जो रेड मैंने बताया सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, जो इनर रेड लिखे हुए, बाकी आपने फिल करना होगा विद वंस। तो आपके सिर्फ ये दो टर्म्स आएंगे। फिर आपके पास ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन कोई बता सकता है? व्हाट डज सर ग्रुप सेट ऑफ मीन्स? डोमेन्स। सेट ऑफ डोमेन्स या सेट ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक सेट की डेफिनेशन बता सकते हैं? सर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट। क्या 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 एक एक टर्म कोई बनेगी, कोई एक टर्म का ग्रुप बन सकेगा? यस सर, वो सिंगल सेट होगा सर हमारे पास। हाँ अच्छा, सिंगल तो एलिमेंट का सेट। हम जब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास 2 का ग्रुप बन सकता है, 4 का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप बन सकता है, 16 का ग्रुप बन सकता है और 32 का ग्रुप बन सकता है। लेकिन जब भी ग्रुप बनेगा वो किन का बनेगा? वो एडजेसेंट सेल्स का बनेगा। एडजेसेंट सेल्स पता है आपको? नो सर। एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब पता है सर, मतलब। एडजेसेंट का मतलब है कि जो बिल्कुल साथ साथ हो, जिसमें सिर्फ 1 बिट का चेंज हो। जैसे इन दोनों, ये दोनों सेल्स एडजेसेंट है, 0 0 और सिर्फ 0 1 1 बिट का चेंज है। 0 1 और 1 1 सिर्फ 1 बिट का चेंज है, ये दोनों एडजेसेंट है। 0 0 एंड 1 0 एडजेसेंट है। और इसी तरह से आपके पास 1 0 एंड 1 1 एडजेसेंट है। तो ये चारों सेल्स इस तरह से एडजेसेंट, जिसमें 1 बिट का चेंज आ रहा हो, उसे आप एडजेसेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट हैं तो इनका आपके पास ग्रुप बन जाएगा। तो आप इसकी ग्रुप को जब शो करते हो तो वो कुछ ऐसे शो करते हो 1 1। ठीक है, फिर आप इन टर्म्स को लिखते हो। आप लिखते हो ए बी, इनकी टर्म्स को, क्योंकि एक ग्रुप बन चुका है तो आप इसकी टर्म्स को लिखते हो ए बी और दूसरी टर्म को लिखते हो ए बार बी। तो होता क्या है कि आपके पास जो कॉमन होता है वो बाकी रह जाता है, और जो ए और ए बार होता है दोनों को अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाता है बी। तो अगर आपको याद हो, हमने जब सिंप्लीफाई किया था तो उसका आंसर क्या आया था? वो भी बी था। वो भी बी था। ठीक है, ये एक बड़ा प्रिसाइज मैंने इंट्रोडक्शन बताया। अब हम फर्दर इसकी डिटेल में जाएंगे, हम इन एग्जांपल्स को फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास कैसे होता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इस स्क्रीन को अगर मैं क्लियर कर दूं, इसको इनवाइट करके इसको वाइट स्क्रीन क्लियर कराते हैं, ताकि मैं आपको 3 के भी बता सकूं ना कि एडजेसेंसीज क्या है, या वो यहीं पे बता लेते हैं जी। इस सेल का बता, अब नहीं वहाँ पे करते हैं। तो अब आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। जी, कितनी टर्म्स हो सकती हैं? 8। 8 टर्म्स। तो 8 टर्म्स के लिए हमने 8 बॉक्सेस बना दी। ये 8 बॉक्सेस बना दी। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि आप एक्सेस को कैसे लिखोगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो हम 2 वेरिएबल्स को यहाँ पे बता रहे हैं और एक वेरिएबल को यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें, हमारे पास अगर मुझे इस सेल का लेबल बता दें विद रिस्पेक्ट टू ए बी, तो वो होगा 0 0। इसका होगा आपके पास 0 1, फिर होगा 1 1, फिर होगा 1 0। ऐसे ही क्यों? क्योंकि आपने ग्रे कोड याद रखना है।
ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा 0 1। जी अभी बता सकते हैं इस सेल का क्या लेबल है? सर आप 2 जीरो को एक ही लेंगे या 2 जीरो 2 ही 0, लेंगे, ये मसला 2 0 लेंगे आप। है। यस सर। ट्रिपल फिर जीरो 2 जीरो ट्रिपल जीरो आएंगे ठीक है, इस सेल का बता सकते हैं? 110 सर। 111 1 1 यहाँ से आ रहा है 111 जीरो। यस और एंड 0 जीरो। यहाँ से, और 0 यहाँ से आ रहा है। यानी जल्दबाजी में बताते हैं फिर लोगों को कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा सोच के बोला करें। यस अच्छा इस सेल का लेवल बता सकते हैं? 011 0 1 1 हाँ एक्सीलेंट। इस सेल का? 1 1 1 और इस सेल का? 1 0 0 और ये सेल? 1 0 1 एक्सीलेंट। 1 जी सलमान आप अभी बताएं इस सेल का? 0 1 0 एक्सीलेंट। और ये जो लास्ट बताया ये भी सलमान आप ही बताएंगे? 0 0 1 0 0 ठीक है, तो ये आपने एडजेसेंट लिख दिए। अब कोई भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे फर्स्ट की मैं एक्सप्रेशन लिखवा देता हूँ, मैं लिखता हूँ ABC प्लस A बार B बार C प्लस A बार BC। जी बता सकते हैं कौन कौन से सेल्स फिल होंगे? सर 1 1 1 जो हमारे पास 3 1 है, प्लस फिर 0 0 1 एक आप कह रहे हैं ये प्लस 1 हो जाएगा? अच्छा और एक ऊपर वाला 0 0 1 जी जो है 0 1 1। तीनों है सर, बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये आपके पास होंगे, फिर आप इनको ग्रुप्स इससे बनाएंगे और नीचे आ फर्दर रहा उस 0 तरह 1 से। 1 ठीक है, तो ये फर्दर आपकी इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब एडजेसेंट सेल्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों सेल्स भी एडजेसेंट हो सकते हैं। क्यों एडजेसेंट हो सकते हैं? आप देखें सर एक 0 1, बिट का चेंज आ रहा है। जी 0 1 और 0 1 सेम है, सिर्फ क्या चीज़ चेंज है 0 एंड 1। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जहन में रहनी चाहिए कि आपके पास ये सेल और ये सेल, इनका भी ग्रुप बन सकता है। क्यों ग्रुप बन सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 जीरोज हैं और यहाँ पे 1 0 0 है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट है। उस ग्रुप को फिर कुछ ऐसे मेंशन किया जाता है, ये ओपन होगा और वो वहाँ पे ओपन होगा। तो आप ग्रुप्स एडजेसेंट, इसलिए आपको एडजेसेंट का मतलब ये बताया कि सिर्फ 1 बिट का चेंज आ रहा हो। जैसे ये दोनों एडजेसेंट है, दोनों बिट सेम है और ये एडजेसेंट है। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आई ये बात? जी नहीं समझ में आई? यस ओके, तो तो ये ग्रुप अब पे हम एक बार चले वापस जाते हैं समझा। ग्रुप्स में। समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले आपको एडजेसेंट समझ में आना चाहिए। मीन्स आपको जो मैंने लास्ट ग्रुप बताया ये नहीं समझ में आया? अब देखें ये जो सेल है इसकी वैल्यू कितनी है 0 0 0। एडजेसेंट का क्या है? सिंगल वेरिएबल चेंज। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। एक है आपके पास 0 0 0 और दूसरा ये है 1 0 0। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। कितने बिट का चेंज है इसमें सलमान? देखिए ये दोनों तो बिल्कुल 1 सेम है, तो 1 बिट। तो इसका मतलब है ये दोनों सेल एडजेसेंट है। इसका मतलब है इन सेल्स में अगर 1 1 आएगा तो इनका ग्रुप बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये ग्रुप भी बन जाएगा। क्लियर सर, एक सलमान? कंफ्यूजन और क्लियर कर दे सर। अगर जी इसमें अगर दूसरे में लास्ट में 0 की जगह 1 आ जाए सर, पोजीशन तो चेंज, फिर यहाँ 0 0 1 और 1 0 0, फिर ये क्या एडजेसेंट है? आप दो नंबर मुझे बताएं, फिर उस लिहाज से मैं टेबल में लेके जाऊंगा 0 आपको। 0 जी 1 नंबर बताएं। एक मिनट। जी 0 0 1 एंड 1 0 0। 1 0 0, ये एडजेसेंट है? सलमान बताएंगे कितने बिट का चेंज है इसमें? बिट को तो 1 एक, ये 2। सर एक से चाहिए यस 1 यार। 2 बिट्स का चेंज है।
तो जब 2 बिट का चेंज है तो ये तो एडजेसेंट ही नहीं, ठीक सर है। मतलब पोजीशंस को कंपेयर करके फिर हम लोग ये निकालते हैं सर इस तरह। लाजमी बात, आप सिर्फ 1 बिट के चेंज के लिहाज से, 1 बिट का मतलब है कि 2 वेरिएबल्स बिल्कुल सेम आने चाहिए, एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो इसी के बाद अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स आ रहे हो तो कितनी टर्म्स बनती हैं? 16। तो ये देखें 16 बॉक्सेस बने हुए हैं। आप लेबल किस तरह कर रहे हैं, इस तरफ ए बी को और इस तरफ सी डी को, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो ये नंबर होगा, कोई इस नंबर का अगर बता दे कोई एक मुझे कि इसका लेबल क्या होगा। 0 1 जी एंड 1 1। एंड 1 1, ठीक है। तो ये चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग है जो आपको डेवलप करवाने के लिए बताई गई थी, ठीक है, कि आपको यहाँ से पता हो क्या नंबर आ रहा है। और इसी तरह से अब ये जो जितनी भी एरोज आपको नज़र आ रही है ना, ये तमाम एरो एडजेसेंट सेल को शो करने के लिए। तो मैं एरोज की डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन से आपको चीज़ समझा दी है जो कि इधर से भी क्लियर हो गई, ठीक है। तो बाकी आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें यहाँ से एरो आ रही है, ये भी एडजेसेंट है। फिर ये एरो नीचे से आओती हुई इसके पास आ रही है, ये भी एडजेसेंट है। इसी तरह से ये भी एडजेसेंट है, और इसी तरह से आपके पास ये भी एडजेसेंट है, ठीक है। तो एडजेसेंसीज चल रही हैं, और इनर सेल में तो ये एडजेसेंट है ही। तो एडजेसेंट क्लियर हो गया आपको, के मैप क्लियर हो गया कि के मैप बनाते कैसे हैं। सिंप्लीफिकेशन पे हम जाते हैं जी। यस सर। एडजेसेंसीज क्लियर हो गई। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे जरूर पूछें। सर मैं हमेशा जो पेयर वेरिएबल है सर, फॉर एग्जांपल 3 इनपुट्स में हमारे पास है, हम इसे नीचे क्यों लिखते हैं, वैसे y जो हमारे पास y एक्सिस पे है इसे क्यों लिखते हैं सर? और y एक्सिस लिखते हैं, आप लिख लें। आपको बहुत जगह पर, मतलब मैं स्टिक नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली ऐसे लिखें। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप इस टेबल को ऐसे बना लें। मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई, लेकिन आप बहुत जगह पर पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ उस तरह से नज़र आती है, तो इसलिए हमें कुछ जगह पर बुक की चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। अब आप यहाँ पर ए कर दें, यहाँ पे बी और सी कर दें। ये भी नहीं करना चाहते आप यूँ कर दें, आप इसको ए बी कर दें और इसको सी कर दें। लेकिन अगर आप ए बी और सी इसको कर रहे हैं तो तमाम सेल्स की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब आप बता रहे हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहाँ पे बता रहे हैं 0 1। तो अब ये होगा, अब इस सेल का नंबर बता सकते हैं आप, इस सेल का नंबर क्या होगा, लेबल क्या होगा? यस सर 1 0 1। यही तो गलती है, हम टर्म को ए बी सी से रीड करते हैं। सर 0 1 1। 0 1 1। यस सर। तो अब आप पहले इसे रीड करेंगे यहाँ से 0 1, फिर आप इस 1 को लेकर आएंगे। अच्छा यस सर यस। तो आपको ए बी सी के सीक्वेंस याद रहे तो आप बेशक लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं। सीक्वेंस याद रहे बस। हाँ, आपको फिर वो उस तरह से लेबलिंग याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर इस तरह से लिख दिया जाए ए बी सी, फिर और चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फिर इस लेबल का नाम चेंज हो जाएगा। बता सकते हैं अगर इसको ए रखा जाए और इसे बी सी रखा जाए तो तब इसकी लेबलिंग क्या होगी? तब 1 0 1 होगी सर। तब 1 0 1 होगी, ठीक है। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं फिर। तो मैं आपको फर्दर बता देता हूँ कि आपके पास जो ग्रुप्स बनेंगे वो आपके पास 1 2 4 8 और 16 सेल्स। 1 मैंने इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि 1 पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो सकेगी, ठीक है। हर एक को हमारे पास एक ना एक ग्रुप में किसी, जो भी हमारे पास ईच वन का मतलब है कि आपने जो भी के मैप में कहीं पर भी 1 1 लिखे हैं, लेट्स सपोज ये एक 1 है, ये एक 1 है और फिर ये एक 1 है। अब इन दोनों का तो ग्रुप बन सकता है, क्या इसका ग्रुप बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा बस, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। इस सेल के लिहाज से इसकी वेरिएबल बता सकते हैं वो क्या होगा, इसके लेबल क्या होगा इस सेल का? सर ए बी 1 बार। 0 0। हाँ 1 0 0। यस। और यहाँ पे फिर इनके लिहाज से आप बताएंगे और उन्हें सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। तो फिर आप क्या करते हैं, एलिमिनेट द वेरिएबल इन अ ग्रुप विच अकर्स इन द कंप्लीमेंटेड एंड अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म। उसका मतलब क्या है कि अगर एक ग्रुप आपने बनाया है, जैसे हम प्रीवियस चले जाते हैं, इस ग्रुप को लिख सकते हैं, इसके लेबल बता सकते हैं इस 1 का? 0 0 1।
001 और इसका बता सकते हैं 011 011। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है? ये दरमियान में आपके पास है 0 एंड 1, ये कम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे वो बनेगा a बार b बार c और फिर आपके पास दूसरे का एक्सप्रेशन बनेगा a बार b और c। देखिए a बार और a बार कॉमन, b बार और b ये ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल होंगे। तो आपके पास इस ग्रुप का आंसर क्या आएगा जो कॉमन बचा है? वो क्या होगा? a बार c। क्लियर है? तो इसका मतलब है आपके पास जो ये कोई भी एक्सप्रेशन मैंने जो लिखा था उसका फाइनल आंसर आपके पास होगा a b बार c बार। b बार c बार कहाँ से आया? इसको लिखा है मैंने, क्योंकि इसका कोई ग्रुप नहीं है तो ये एज इट इज लिखा गया। फर्दर ये दो टर्म्स थी तो इनको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए 3 वे टर्म्स से आपने उसे सिम्प्लीफाई करके 2 पर ले आए और फिर उसको दोबारा उस चीज़ में ले आए। क्लियर? लेकिन के मैप के लिए ये ज़रूर रखें कि आपके पास जो एसओपी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। या पी ऑफ एस या एसओपी जो भी। क्लियर है ये चीज़? ये तीनों लाइंस क्लियर हुई हैं आपको, तीनों पॉइंट्स? यस सर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल हम देखते हैं और हम जी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? ए बार बी बार सी बार। इसे आप एसओपी में है, एसओपी में है तो कैसे लिखेंगे आप? 000 ये वन अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। तो आप देखें आपने कहाँ पे फिल किया। आपके पास एक लेवल ये था 000, यहाँ पे आपने 1 फिल कर दिए, यहाँ पे आपने 1 फिल कर दिए, यहाँ पे आपने 1 फिल कर दिया और यहाँ पे 1 फिल कर दिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है 1 फिल करने में? जी, यहाँ पे कन्फ्यूजन है कोई फिल करने में? क्लियर सर। No, sir. अरे समझ नहीं आई। नहीं समझ में आया। अच्छा खान, वेल डन। ये समझ में आया, ये जो मैंने 000 लिखा हुआ? जी, ये समझ में आया? बादशाह खान आपसे पूछ रहा हूँ। जी बादशाह सर, ये खान, समझ आ गई। मीन्स आपके पास ये एसओपी है तो इसको अगर मैंने लेवल जी की सर। फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? 000 सर प्लस ये सर 011 प्लस 011 प्लस जी 110 110 प्लस 111। प्लस 111। ठीक है, तो आपके पास 4 टर्म्स आ गई। अब आपने देखना है, आपने लेबलिंग करनी है। आपने देखो उसी तरह से लेबलिंग करनी है। ए बी 0 है, सी भी 0 है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेबलिंग कर देता हूँ। ये है 000। तो आपके पास ये वाली टर्म जो आई है इसका आंसर क्या आता है? 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है 011 जी कहाँ पे आता है। तो हमने देखा 01 यहाँ है और 1 यहाँ है, ये दोनों यहाँ पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट आप चले जाते हैं ठीक। तो 110, तो आप यहाँ से 11 देखेंगे और यहाँ से आप 0 देखेंगे, तो आपने इसको भी 1 कर दिए। क्लियर? लास्ट आपके पास 111, तो आपने यहाँ से 11 लिया और यहाँ से 1 लिया तो इसको भी 1 कर दिया। जी बादशाह खान, क्लियर है? अगर कोई कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी है तो काइंडली ज़रूर पूछ लीजिएगा दोबारा से। जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने 1 1 को प्लेस कर दिया। अब हमें क्या पता है कि हमने ग्रुप्स बनाने हैं 1 2 4 8 या 16 सेल्स के। ठीक है, तो हमारे पास और कौन से सेल्स के ग्रुप बनते हैं? जो एडजेसेंट हो। तो हमारे पास ये दोनों एडजेसेंट थे तो हमने इसका ग्रुप बना दिया, और ये दोनों भी एडजेसेंट थे तो हमने इसका भी ग्रुप बना दिया। ये सेल किसी के साथ भी एडजेसेंट नहीं हो रहा तो हमने इसे अकेला ही रहने दिया। ग्रुप समझ में आ गए? यस सर। जी। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास 3 चीज़ें, हम इसे ग्रुप 1 कह देते हैं। ग्रुप 1 है, इसका लेबल क्या है? 000। 00 को कैसे लिखा जाता है? ए बार बी बार सी बार।
तो ये करेक्ट है क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। ठीक, अब हमारे पास ये जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है इसको लिखते हैं। इसमें एक ये जो चीज़ है ये क्या है 0 1 1। मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। 0 1 1 ये इसकी लेबलिंग है और इसकी लेबलिंग क्या आ रही है आपके पास 1 1 1। तो 0 को लिखते हैं ए बार, 1 1 को लिखते हैं बी सी और 1 1 1 को लिखते हैं ए बी सी। क्लियर? तो ये आपके पास सेकेंड ग्रुप हो गया। और थर्ड ग्रुप के लिए आपके पास है 1 1 0 और ये आपने ग्रुप यहाँ पे लिख दी। तो आपके पास 3 ग्रुप्स बन गए। 3 ग्रुप्स तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं। जी कोई कंफ्यूजन है? अब नेक्स्ट चीज़ ये थी कि जो चीज़ कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ए बार और ए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस ग्रुप का आंसर क्या आएगा बी सी। और यहाँ पर ये सी बार और ये सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इस ग्रुप से आंसर क्या आएगा आपके पास ए बी। और फाइनली आप फिर इन तीनों ग्रुप्स को आपस में प्लस कर देंगे। तो तीनों ग्रुप्स का आप देख लें आपने प्लस किया तो यहाँ से ये आंसर यहाँ पे आ गया प्लस यहाँ से ये आंसर आ गया और यहाँ से आपके पास ये आंसर आया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इस एग्जांपल में हो तो काइंडली बताइए। सर मतलब रिजल्ट में स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है? नहीं, रिजल्ट में स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आपको इसलिए समझाई गई थी ताकि आपको देखिए ये भी एसओपी है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड इसलिए बताई गई थी ताकि आप टेबल तक पहुंच सकें, ताकि आप इन वैल्यूज तक पहुंच सकें। अदरवाइज आप इन वैल्यूज तक नहीं पहुंच सकते थे। तो स्टैंडर्ड से आप तो आप क्या करते हैं, अब आपका असल में रिवर्स प्रोसेस होता है। आपको टेबल गिवन, इस तरह की एक्सप्रेशन गिवन होती है और ये एक्सप्रेशन आप कहाँ से लेकर आते हैं, आप ट्रुथ टेबल से लेकर आते हैं। तो ट्रुथ टेबल कहाँ से होता है, वो असल में आपकी एप्लीकेशन से बनाया जाता है। मींस आप कहाँ पर चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं उसके लिहाज से ट्रुथ टेबल बन जाता है और ट्रुथ टेबल के लिहाज से आपके ये एक्सप्रेशन बनते हैं और एक्सप्रेशन उस वक्त बन सकते हैं जब आपको स्टैंडर्ड एसओपी का पता हो। ठीक है सफिया? यस सर। फिर हम उसे ये करते हैं कि उसे हम फर्दर सिंप्लीफाइड वे में किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमें 4 और गेट यूज़ करने पड़ने थे, 4 एंड गेट यूज़ करने थे और आपके पास 3 4 5 नॉट गेट्स यूज़ करने थे। जबकि अब हमें सिर्फ 3 नॉट गेट्स यूज़ करने होंगे, एक एंड गेट, 2 एंड गेट और 3 एंड गेट्स और 2 और गेट्स। तो हमने गेट्स की चीज़ों को रिड्यूस कर दिया, हमें रिजल्ट्स वही मिल रहे होंगे। क्लियर? तो पी ऑफ एस में भी सेम यस वही चीज़ हो गई, हो रही होगी पी ऑफ एस में भी, लेकिन हमारे पास अब क्या करेंगे, आप टर्म्स के आंसर को क्या लिखेंगे 0। ठीक है, सिर्फ सर टर्म्स एक्सक्यूज को मी, हम 0 से जो प्रेजेंट हमारा करेंगे सर जी। मिनिमाइज हुआ, सर ये जो हमारे पास मिनिमाइज हुआ सर एक टर्म्स हो गया सर, इसे फर्दर कैसे फिर करेंगे सर? कर्नॉफ मैप से फिर फर्दर कुछ हो सकता है या? सब कर्नॉफ मैप एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को सिंप्लीफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट और इजी तरीका है। इसके अलावा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप कैसे सिंप्लीफाई आप इसको करेंगे? आप फर्दर फिर रूल्स के जरिए से कर लें। ठीक है, आप सर रूल्स मैं के भी ये जरिए से सर कर जो हमारा रूल्स है सर, क्या जी जी फर्दर? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कि अभी देखें, अब आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आया, इसको अभी करने के लिए इसमें से बी कॉमन ले लें, लेकिन क्या ये होगा आप देख लें, नहीं होगा। मैं बी कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस ए। जी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये सर ठीक है, तो के सर मैप आपको सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचा देगा। अगर कोई और चीज़ आपके जहन में आ सर रही है तो हमारे बता पास दें हम जो जी। 12, जी सर हमारे पास जो 12 रूल्स है सर, हम हमेशा जी इनकी राइट साइड यूज करते हैं सर, क्या इनके लेफ्ट साइड तो भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, हमने की है, हमने लेफ्ट साइड यूज़ की है। अगर आपने गौर किया, हमने प्रोडक्ट ऑफ सम को स्टैंडर्ड करने के लिए लेफ्ट साइड को यूज़ किया। एग्जैक्टली यस सर, ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं और यहाँ पे हमारे पास बताए गए 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं और ये है और वो है।
हम चले जाते हैं स्टेप वाइज। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स को कर लिया था, उसके बाद हमारे पास के मैप था, तो के मैप को सिंप्लीफाई करने के ये आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। ये जो स्टेप्स नीचे लिखे हैं ये एग्जैक्टली मैंने आपको बता दी। ठीक है, थ्री मैप के लिए कितने होंगे, मीन्स अगर आपके पास ए वन सेल का ग्रुप बनेगा तो उससे 3 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट टर्म बचेगी। अगर 2 सेल्स का ग्रुप बनेगा तो उससे 2 वेरिएबल्स बचेंगे। अगर 4 सेल्स का ग्रुप बनेगा तो उससे 1 वेरिएबल बचेगा। अगर आपके पास 8 सेल्स का ग्रुप बनेगा तब भी 1 वेरिएबल बचेगा। ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है कि हमारे पास आउटपुट क्या बचेगी। जैसे आपने देखे 3 वेरिएबल्स को किया था तो इसका आउटपुट आपके पास 2 टर्म्स बची थी, बी एंड सी। तो जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना बड़ा ग्रुप बन सकता। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज हम ये इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम इसकी जगह पे लिख देते हैं ए बार बी और सी बार। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहने देते हैं। तो बताएं जी ये कौन से सेल में फिल होगा, इसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा ना, तो बताएं कहाँ पर होगा फिल, 0 1 0 कहाँ पर होगा। सर, ये जो 0 है सर, यहाँ पे 0 1 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे 1 कर देंगे। तो अब आप देखें, आप ये एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं। तो आप जब बड़े चार का एक ग्रुप बना सकते हैं तो आप ये इनर ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। तो आपने 4 का ग्रुप बना लिया तो आपके पास ये चारों वेरिएबल्स यहाँ पर आ रहे होंगे एक साथ, ए बार बी सी बार, ये ग्रुप होगा। फिर आपके पास होगा ए बार बी सी, तो इन दोनों में से ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। और फिर आपके पास होगा ए बी सी बार, तो ये ए और ये ए बार कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली होगा ए बी सी, यहाँ भी शायद ये ए बार है, तो ये ए बार और ये ए कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये सी है और ये सी पर बार है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो एक ही वेरिएबल है जो बचा है, वो क्या है, बी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने 4 सेल्स का ग्रुप बनाया तो आपके पास एक वेरिएबल बचेगा। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास सेम एज एस ओ पी वन टर्म विल बी रिप्रेजेंटेड एट 0। अब एक और चीज़ है, आपके पास अगर 5 वेरिएबल्स का के मैप हो, ठीक है, तो अगर आपके पास 5 वेरिएबल्स का के मैप हो तो तब आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आप देखें आपके पास उसी 4 का टेबल है, तो फिफ्थ के लिए फिर आप बता देंगे कि एक बार ई 0 के लिहाज से बताएंगे यही टेबल, और एक ई 1 के लिहाज से यही टेबल बनेंगे। तो इसका मतलब है 2 टेबल्स बनेंगे। जी क्लियर। सर तो ये उसमें समझ क्या नहीं है होगा सर, कि किस उसमें तरह। आपको देखना होगा कि अगर लेट्स सपोज, मैं बताता हूँ यही टेबल एज इट इज सेम यहाँ पे बनेगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ई इज इक्वल टू 0 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा ई इक्वल 1 को। तो अगर आपने लेट्स सपोज लिखा है, मैं एक टर्म लिख देता हूँ 0 0 0 1 1, तो बताएं आप इस टेबल में जाएंगे या इस टेबल में जाएंगे। ई की वैल्यू अगर 1 है, कैसे सर, समझ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, तो ये ए बी सी डी ई की फॉर्म में लिखा जाता है। यस सर। तो ई की वैल्यू क्या है 1, तो आपके ई 1 के लिहाज से ये टेबल है। तो आप इस टेबल के अंदर 001 की एंट्री ढूंढेंगे। ठीक है, और 001 की एंट्री को यहाँ पर सेकंड सेल होगा। ठीक है, और यहाँ पर सेल पे आप यहाँ पर आकर 1 लिख देंगे। इसी तरह से एक और वेरिएबल लिख देता हूँ, जीरो टर्म लिख देता सर हूँ ये जीरो दोनों जीरो टेबल्स वन सेम है, ए बी और सी डी, ई तो है ही नहीं। ये यहाँ पे नीचे है कि ये टेबल ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेबल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ई 0 अगर देखेंगे तो इस टेबल में देखेंगे, ई 1 देखेंगे तो इस टेबल में देखेंगे। वही मैं बता रहा हूँ ना, अभी इस एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा। तो अभी आपके पास ई इक्वल 0 है,
तो अभी देखें सेल, अब देखेंगे कौन सा 001, तो 001 आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा। तो इस सेल का मतलब ही यही होगा, क्योंकि ये किस टेबल पर आ रहा है, E0 के टेबल पर आ रहा है, और इसके लिहाज से आपके पास एक्सप्रेशन ये बन रहा होगा। सर ये दो बना रहे क्यों सर? आपको 5 वेरिएबल्स तक जाना, अगर 5 वेरिएबल का के मैप बनाना हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो देनी है कि या नहीं? अच्छा यस सर। अगर आपके पास तो 5 फिर वेरिएबल्स ये आ जाए, ठीक। भी काम चल रहा है सर कि 0011 आ रहा है सर, तो फिर तो आ रहा है ना भाई, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास इस टेबल में ये 1 रिप्रेजेंट करता है 001 और 10 को, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये जो टेबल में ये वैल्यू है, ये इस चीज़ की वैल्यू है। तो आपके पास जब ये वैल्यू आएगी तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से 00, सर यहाँ तो से फिर हम इस 01 तरह से क्यों नहीं और कर यहाँ से सकते? 0। जी, सर तो ए बी सी और डी ई इस तरह से क्यों नहीं करते, जैसे उसमें कर आप रहे कर थे? लें, एक तीन आप था कर ना, लें, ए बी और सी। कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। ग्रे कोड मजीद उस तरह से शिफ्ट कर दें, आपका टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, लेकिन ग्रे कोड को फॉलो करना है आपने। कर लें, उस तरह से कर लें, ठीक है। अब इसके एक एक दो एग्जांपल्स करते हैं सर मुझे अभी एसओपीज के लिहाज से। क्लियर नहीं है सर ये। जी जी, पूछे ना मेरा। सर मैं कंफ्यूज या तो सर दूसरा टेबल वजह क्या है सर? या तो एक टेबल से काम हो रहा है सर, हम लोगों ने 5 वेरिएबल E0 को से इस काम टेबल हो रहा है में E1। एक इस टेबल में पांचवा वेरिएबल बताएं कैसे आ रहा है। अच्छा अच्छा, यस सर समझ आ गया। ठीक है, शुक्र है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख देते हैं और उसको देखते हैं कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है जी, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप लोग लिखवा दें 4 वेरिएबल्स के लिहाज से, ए बी बार सी डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी। तो बस 1 2 3 4 टर्म्स आ गई, और हम एक टर्म और लिख देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल्स के लिए कितना टेबल बनेगा, 16 के लिहाज से 16 सेल्स बनेंगे। जी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी, इसका मतलब है ए बी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा और सी डी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। कोड उसके ग्रे कोड इंप्लीमेंट होगा 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। क्लियर। अब हमारे पास हमें हर एक वेरिएबल के लिहाज से देखना है, यहाँ पे एंट्रीज आ रही है 1 1 1 1। जी, 1 1 1 कहाँ पर आ रहा है, 4 वंस, सर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हम लिख देते हैं 1। नेक्स्ट लिख देते हैं 1 0 1 1। जी, 1 0 1 1 कहाँ पर आ रहा है, सेम इसी सेम इसी के नीचे। वन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1 1 0 1। जी, 1 1 0 1 का है, सर ये बिल्कुल तो एक जो ही है फर्स्ट सर। वन लिखा था इसके लेफ्ट। ठीक है। फिर हमारे पास आ रहा है 1 1 1 0। सर ये बिल्कुल ही आप, यस सर। 1 1 थर्ड रो और फोर्थ कॉलम अगर बताएंगे तो फिर लास्ट आसान होता है। फर्स्ट रो कॉलम्स, सेकंड रो कॉलम्स, थर्ड रो कॉलम्स, फोर्थ रो कॉलम्स, थर्ड रो थर्ड रो या 1 1 फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास 1 1 0 0। थर्ड रो जी, फर्स्ट कॉलम। 1 1 और 0 0। तो आपसे क्या कहा गया था, सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट ग्रुप की तरफ लेकर जाएंगे, तो बताएं जी पहला ग्रुप आप किसे बनाना चाहेंगे। जी,
ग्रुप्स आप कैसे बनाएंगे? तो आपके पास ये सर 4 मौजूद हैं जो कि चारों एडजेसेंट हैं। एक ग्रुप ये बन गया, ए बी, ठीक है। मीन्स आपके पास एक 4 का ग्रुप बन गया। उसके अलावा 4 का ग्रुप बन नहीं सकता, तो आपके पास एक और ग्रुप रह जाता है, वो है ये। तो आपके पास फाइनली 2 ग्रुप्स बने हैं, ठीक है। तो हम पहले इस ग्रुप को लिख देते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में हम उन्हीं वेरिएबल्स को लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये वेरिएबल है, ये कौन सा है? 1100 ये है। तो हम लिख देते हैं ए बी सी बार डी बार। और सेकंड है हमारे पास 1101 हमारे पास ये आ रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी। थर्ड हमारे पास आ रहा है 4 1s, तो वो है हमारे पास ए बी सी डी। तो हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और हमारे पास जो फोर्थ ग्रुप है वो है हमारे पास 1110, वो हमारे पास ये आ रहा ए बी सी, है ए बी सी डी बार, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये डी बार और ये डी कैंसिल हो रहा है, ये डी और ये डी बार कैंसिल हो रहा है, ये सी बार और ये सी कैंसिल हो रहा है, ये सी बार और ये सी कैंसिल हो रहा है। बाकी हमारे पास यहाँ से ए बी रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम आ जाएंगे अब सेकंड ग्रुप की तरफ, ठीक है। सेकंड ग्रुप में हमारे पास 4 1s के लिहाज से ए बी सी डी, ठीक है। और ये जो है आपके पास 1011 का है, ये ए बी बार सी डी, ठीक है। तो आपने बी और बी बार को कैंसिल कर दी। तो अब देखें जी, आपके पास हम इनके आंसर्स लिख देते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं। तो हमारे पास इस ग्रुप से कॉमन जो आंसर आया वो है ए बी, और इस ग्रुप से जो हमारे पास आंसर आया है जो कि कॉमन है वो है हमारे पास ए सी डी, ठीक है। तो अब आपके पास, आप कभी भी आंसर को यहाँ पर लेफ्ट नहीं करेंगे। आप आंसर जो आपका होगा आप हमेशा उसे एसओपी की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो आप आंसर लिखेंगे ए बी प्लस ए सी डी, ये आपका फाइनल आंसर। जी, कोई किसी तरह की कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? नो अगर सर। भी थी भी सर आप इंशाल्लाह पूछेंगे अगले क्लास। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर मैं फर्दर और करवा दूं या काफ़ी है? नो सर, इंशाल्लाह हम खुद कर लेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी पोस्ट के नीचे वो शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों ने असाइनमेंट करनी होगी एसओपी और पीएफएस के लिहाज से, ठीक है। जो कि हमने आज सर जितना प्लीज पढ़ा है हमने, और जो हमारे रूल्स के लिहाज से पढ़ा है। सर हमारे इतनी स्टडीज है सर, हम असाइनमेंट के लिए टाइम ही नहीं होगा शायद। तो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ कोई अच्छी सी असाइनमेंट